नमस्कार, दैनिक सद्भावना पाती में आपका स्वागत है। साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट, ये इतना गंभीर मुद्दा हो चुका है पूरे देश के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री को भी अपने मन की बात में इस मुद्दे को उठाना पड़ा, उन्हें अवेयर करना पड़ा। हमारे देश की पुलिस पूरी तरह से इस फ्रॉड को रोकने के लिए लगी हुई है। आज हमारे साथ में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री राजेश दंदोटिया जी हैं, जो साइबर एक्सपर्ट हैं, और साइबर के बारे में हमें आज बहुत सारी बातें जानने को, सीखने को मिलेंगी। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट क्या है सर? देखिए, डिजिटल अरेस्ट एक प्रकार का साइबर क्राइम है और इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे क्राइम ब्रांच, ईडी, सीबीआई बनकर किसी भी व्यक्ति को, विक्टिम को, उसको वीडियो कॉल पर लेकर भय दिखाकर पैसे ऐंठना डिजिटल अरेस्ट होता है। वीएनएस और वीएनएसएस नए कानून या पुराने कानून में किसी भी प्रकार के या आईटी एक्ट में डिजिटल अरेस्ट का कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। ये साइबर फ्रॉडस्टर के द्वारा ही क्रिएट की गई, इन्वेंट की हुई ये टर्मिनोलॉजी है। अतः हमें इस पर विश्वास नहीं करना होता है क्योंकि कानून में इस तरह का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। सर, शिकायत नंबर है 1930, इसमें किस तरीके की शिकायतें ली जाती हैं? आमतौर पर 1930 पर फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायत ली जाती है। अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे कि लॉटरी स्कैम हो जाए, आपके पास इन्वेस्टमेंट स्कैम हो जाए, सेक्सटॉर्शन स्कैम हो जाए, डिजिटल अरेस्ट हो जाए, कस्टमर केयर फ्रॉड हो जाए, मैट्रिमोनियल फ्रॉड हो जाए, यूपीआई फ्रॉड हो जाए, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो जाए, केवाईसी अपडेट फ्रॉड हो जाए, सामान्यतः फाइनेंशियल फ्रॉड को आप नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर जो 1930 है उस पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर आपकी जैसे फेक प्रोफाइल बना ली है, फेक आईडी बना ली है, या व्हाट्सएप हैक हो गया, या फेसबुक, इंस्टाग्राम हैक हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। एक नेशनल साइबर क्राइम का ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, इस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। सर, कई मामलों में देखा है कि जितने की लूट हुई होती है, जितने का फ्रॉड हुआ होता है, उतना पैसा फरियादी को पूरा नहीं मिल पाता। कुछ स्टेज पे जाके जांचें रुक जाती हैं। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे ही आपके साथ फ्रॉड होता है, आपको पता चलता है, तत्काल आपको उसकी रिपोर्ट 1930 पर करनी चाहिए। 1930 में ऑटोमेटिक एक बैकग्राउंड में एक ऐसा जो ऑटोमेटिक जो उसमें सिस्टम होता है कि वो आपके जो अकाउंट, जिन अकाउंट में पैसा गया है वो होल्ड हो जाएगा और फ्रीज हो जाएगा। अब और फिर वो पैसा आपको कोर्ट के माध्यम से मिलता है। अगर आप लेट हो गए हैं, हो सकता है वो पैसा ऑलरेडी सारे अकाउंटों से निकल गया हो, बाइनेंस ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से यूएसडीटी फॉरेन कंट्री में ट्रांसफ़र हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलता है। तो इसीलिए जागरूकता सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप जागरूक रहेंगे, जागरूकता ही इसका बचाव है साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम का। अगर आप जागरूक रहेंगे तो आपके साथ ये अपराध नहीं होने पाएगा। सर, एक बहुत कॉमन सी मैं देखता हूँ कि जितने भी ये ट्रांजेक्शन होते हैं बैंकों के माध्यम से होते हैं, तो इतने सारे फ्रॉड बैंक अकाउंट कैसे खुल जाते हैं? क्या आप उन बैंक अधिकारियों पर भी कार्रवाई करते हैं जिनके माध्यम से अकाउंट खोले हैं? इसमें कई चीज़ें हैं, कई बैंक अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है जिनके द्वारा फ्रॉड अकाउंट, म्यूल अकाउंट्स खोले गए हैं। लेकिन कई अकाउंट ऐसे होते हैं जो वास्तविक अकाउंट होते हैं, लेकिन वो म्यूल अकाउंट इसलिए कहे जाते हैं कि जो उसका उपयोग खोलने वाला ना करते हुए, खोलने वाला उनको कुछ डिस्काउंट पे, कमीशन बेस पे, सॉरी डिस्काउंट नहीं, कमीशन बेसिस पे या रेंट पर उसको अपने जो अकाउंट्स को उनकर चलाता है। जैसे कभी आरोपी पकड़े गए हैं, अभी भी डिजिटल अरेस्ट से कुछ आरोपी पकड़े गए थे जिसमें कुछ स्टूडेंट्स भी थे। उन्होंने केवल एक पॉकेट मनी के लालच में, एक उसके कमीशन के लालच में 10%, 5% के लालच में 20, 25, 30 हज़ार या 50 हज़ार के लालच में अपना अकाउंट खोला और अकाउंट खोल के उस व्यक्ति को आगे बढ़ा दिया। एक साइबर फ्रॉडस्टर के एक अलग, उस गैंग के एक अन्य साथी को उसने फिर आगे बढ़ा दिया। तो कुल मिलाकर अकाउंट सामान्यतः जो खुल रहे हैं, सामान्यतः अकाउंट्स तो सही होते हैं, लेकिन वो चूंकि जो यूज करने वाला होता है वो उसका यूज नहीं करता, वो केवल कमीशन और रेंट बेसिस पर आगे उसको बढ़ा देता है। और साइबर फ्रॉडस्टरों के ऐसा पैसे आते हैं। सर, एक कई बार ये चीज़ देखने में आ रही है कि जब जांच चालू होती है तो बैंक वाले उस सपोर्ट नहीं मिल पाता। जैसे मैं देखता हूँ सर, महाराष्ट्र में और केरल में एक एकीकृत बैंक के नोडल बना दिए गए हैं, जहां सारी बैंकों के लोग बैठ रहे हैं और वो तुरंत आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसी कोई प्लानिंग है? हाँ बिल्कुल, लीड बैंक ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से आपको जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पर भी हमारे सब व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो सब हम कम्युनिकेट करते हैं, जानकारी हमें तत्काल मिल जाती है। सर, आधार का डेटा का भी लीक हुआ है सब कुछ? देखिए, मैं आपको बताऊँ, हम ऑनलाइन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, हम जो सिक्योरिटी मेजर्स लेके अपने सिक्योरिटी थ्रेट को मिनिमाइज कर सकते हैं। पर आप 100% आप ये सोचते हैं कि आप सुरक्षित हैं, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि अगर आपने अपना डाटा सिक्योर कर लिया, पता चला कि बैंक का डाटा हैक हो गया, बैंक के सर्वर हैक हो गया
और उसमें आपकी सारी जानकारी है, आधार कार्ड से लेके पैन कार्ड से लेके आपका मेल और एड्रेस। तो ऐसे में आपका डाटा उनके पास पहुंच जाता है। डार्क वेब पे लगातार आज भी इलीगल सेल होती है इनकी, जो डाटा की होती है, सारे डेटा। हाँ, और कई बार जो कंपनियों में काम करते हैं, कई ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो एक कंपनी में काम किया दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, तब वो डाटा स्टील कर लेते हैं। तो कई ऐसे मेथड्स हैं जिनके माध्यम से डाटा लोगों के पास, साइबर फ्रॉडस्टर्स के पास पहुँच रहा है। जनता को सर किस तरह से जागरूक होना चाहिए, क्या क्या बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? जनता को सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जागरूक रहना होगा। जनता को मैं पब्लिक को इससे पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कभी भी अनजान और अज्ञात पर हमेशा संदेह की दृष्टि से देखें, उसको हमेशा संदेह करें, हमेशा उस पर शंका करें। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जीरो ट्रस्ट पॉलिसी, किसी पर भी भरोसा ना करें और सभी को वेरीफाइड करें, चाहे वो वेबसाइट ही क्यों ना हो, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे फिर वो कोई अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो अननोन वीडियो कॉल ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो अननोन लिंक ही क्यों ना हो। हमें इनको एंटरटेन नहीं करना है, हमें अननोन वीडियो कॉल को नहीं उठाना है, अननोन लिंक को क्लिक नहीं करना है, अननोन APK फाइल को डाउनलोड नहीं करना है, गूगल से कस्टमर केयर का नंबर नहीं लेना है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के हम जो अनरियलिस्टिक रिटर्न्स होते हैं उनके झूठे झांसों में हमें नहीं फंसना है। पहले भी चिटफंड कंपनियाँ 1 रुपये का 2 रुपये का दुगना तिगना करने के बहाने से आपके साथ पहले ही फ्रॉड कर चुकी हो, और आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इस तरह के ठग एक वेबसाइट बनाकर और मिलती जुलती वेबसाइट बनाकर और आपके साथ लगातार ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको पहले देखना है, फिर रुकना है, समझना है, वेरीफाइड करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। सर एक आखिरी सवाल, आधार कार्ड का डेटा सरकार के पास में है और न्यूड फेस से अपराधी अपराध कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, क्या ऐसा कोई टेक्निक है या पुलिस इस तरीके से कुछ आगे बढ़ रही है कि उनको उनके फेस को रिकॉग्नाइज करके उन्हें आइडेंटिफाई जल्दी से किया जा सके? देखिए, फेस रिकॉग्निशन का एक फीचर हमने हमारे यहाँ ऑलरेडी एक अंकुश है पे हम काम तो उसमें कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क नहीं हो पा रहा है। अभी तो हम सिर्फ एक जो टेक्निकल एविडेंसेज हैं उनके साइबर फोरेंसिक की मदद से आगे बढ़ पा रहे हैं। अभी फेस रिकॉग्निशन की जो टेक्निक है अभी पूरी तरीके से प्रचलित अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन हम साइबर फोरेंसिक टूल्स की मदद से आरोपियों को उनके टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर, उनके IP एड्रेसेस के आधार पर, उनके जो बैंक अकाउंट्स के आधार पर और इंटरनेट कौन सा यूज कर रहे हैं, किस कंपनी का है, इन सब टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर हम उनको पकड़ रहे हैं। तो ये आपने देखा कि हमारे देश की, मध्य प्रदेश की और इंदौर की पुलिस कितना मेहनत करके आप लोगों की जीवन भर की कमाई को बचाने का काम कर रही है, जागरूक कर रही है। आप पर ये ड्यूटी आपकी भी है, आपको भी अपने आप को जागरूक करना है। और इस तरीके के किसी भी फ्रॉड में यदि आपको लगता है कि आप फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं तो 1930 पर संपर्क करें और संबंधित थाने पे और संबंधित एजेंसी से संपर्क करें। बने रहिए सद्भावना पार्टी के साथ में। धन्यवाद सर, धन्यवाद।